नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने नए चैप्टर का नाम है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो और अभी ये तो अमालगमेशन सुनने के बाद ही आपको समझ याद आ गया रहेगा आईपीसीसी में हम लोग ने जो इंटरनल को अमालगमेशन पढ़ा था वो। तो वही है, ये है, बट ये थेरी पार्ट है। तो ऑब्वियस है, थेरी पार्ट अपनों को पढ़ना तो चाहिए ही। तो वही बताया, और कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह भी वही कुछ, मतलब इनसाइट वही है, मतलब कुछ तो कुछ किसी को ना किसी को कुछ तो छोड़ना पड़ेगा वगैरह, ऐसे कुछ तो रहेगा। तो वही देखते हैं चलो। और इस टॉपिक में कितने सेक्शन है टोटल? सेक्शन 230 से लेके 240 तक है। तो आज हम लोग देखने वाले सेक्शन 237, 234, 239 एंड 240। छोटे सेक्शन से जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद एक सेक्शन आते हैं, सेक्शन 233 एंड 232। एक इम्पॉर्टेंट है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो पहले चीज़ी इजी उड़ा देते हैं, सो बाद में देख लेंगे जो डिटेल में देखना हो। तो भी सेक्शन 237। तो सेक्शन 237 क्या बता रहा है? तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या मतलब? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अमालगमेशन पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ में अमालगमेशन कर सकती है। तो अमालगमेशन यानी आपको सबको मालूम ही रहेगा कि दो कंपनीज जब भी एक साथ आती है और नई कंपनी फॉर्म करती है तो वो अमालगमेट हो जाता है। नहीं तो एक कंपनी दूसरे कंपनी में विलीन हो जाती है, तो वो अमालगमेशन हो जाता है। तो अभी क्या बताया कि अमालगमेशन होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है अमालगमेशन करने के लिए, बट किस केस में? फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? समझो दो कंपनी से, अभी हम लोग जस्ट एग्जांपल के लिए देखेंगे कि पेप्स कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। समझो कि एक टाइम था, इन दोनों दोनों में बहुत सा ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। तो इतना झगड़ा चलने लगा कि इन्होंने एक दूसरे को कंपटीशन से हटाने का ही ट्राई किया। तो जहाँ पे ये एक टूथपेस्ट 100 रुपीज़ में बेच रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया पेप्सोडेंट ने 90 में बेचेंगे। तो इन्हें भी गुस्सा आया, इन्होंने डिसाइड किया 80 में बेचेंगे। इन्होंने डिसाइड किया 70, 60, 50, 40, 30। इधर आके ये रुक गया। तो अभी इन केस में आप देखोगे तो बेनिफिट किसका होगा? जो कंज्यूमर है उनका। एंड लॉस किसका होगा? लॉस किसका होगा? कंपनीज का। तो कंपनीज का लॉस हुआ तो गवर्नमेंट क्यों देखेंगी? तो ऑब्वियस इधर मेंबर्स का लॉस हुआ, शेयर होल्डर्स का। ये कंपनीज के झगड़े के वजह से शेयर होल्डर्स को लॉस सहन करना पड़ रहा है। जहाँ पे इन लोग कुछ 100 पे बेच सकते थे, उधर उस 70 का मार्जिन लॉस कर रहे हैं। तो आप देख सकते थे कि इधर मेंबर्स को लॉस होने लग रहा है। तो इन दैट केस ये गलत टाइप की कंपटीशन रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आती है एंड डिसाइड करती है कि ये दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया जाए। तो उसे ही वही टॉपिक इधर कवर हुआ है कि दो कंपनीज को गवर्नमेंट को कंपलसरी मर्ज करना होगा फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सेक्शन लगेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सेक्शन में लिखा क्या है, कितने क्या क्या है। तो पहला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर प्रोवाइड अमालगमेशन टू द। सेंट्रल गवर्नमेंट में सब देखो, पहला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर फॉर द अमालगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट where the central government is satisfied that it is essential to in the public interest
that two or more companies should amalgamate, the central government may, by order notified in the official gazette, provide for the amalgamation of those companies into a single company with such constitution, with such property, power, rights, interests, authorities, privileges, with such liabilities, duties, obligation as may be in the order. तो इसमें यही बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन केस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन्हें लगा एसेंशियल लगा कि कंपनीज को अमालगमेट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर नोटिफाइड बाय ऑफिशियल गैजेट ही थ्रू वो अमालगमेट कर सकती है। तो अभी हम लोग सिंपल वे से ज़रा लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज satisfied that it is essentially लिखा है, it is essential for their public interest को पी आई लिख रहा हूँ पब्लिक इंटरेस्ट that nature drop down two or more companies should be amalgamated जैसे एक ड्रॉप डाउन दे रहा हूँ then the central government may by an order notified in official gazette may provide for amalgamation of this company। तो वही लिखा है ना आगे should amalgamate then the central government may then the CG central government may by order notified in official gazette provide amalgamation of this company into single company। Amalgamate these two companies into one single company। तो आई होप सब समझा रहेगा ये। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इट इज़ एसेंशियल है देन वो अमालगमेट कर सकती है। जस्ट ये एक पॉइंट याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट एंड वो आगे वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा प्रोवाइडेड दैट कंपनी सिंगल सच विथ प्रॉपर्टी ये सब और रिस्क लाइबिलिटीज पावर वगैरह तो सेम रहेगा ना वहाँ पे आगे देखते हैं ना। सेकेंड पॉइंट, continuation by or against the transferee company of any legal proceeding। The order may be also provide for the constitution by or against the transferee company of any legal proceeding pending by or against the transferor company and such consensual incident and supplement provision as may, in the opinion of central government, be necessary to give effect to the amalgamation। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि क्या बता रहे फिर से देखते हैं। द ऑर्डर में अल्सो प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी of the any company legal proceeding pending by or against the transferor company such consensual incident and supplement provision as may in the opinion of central government be necessary। the जो भी समझो इन केस सेकेंड पॉइंट में इन केस लीगल प्रोसीडिंग चल रही रहेगी तो उसका भी इफेक्ट अमालगमेशन में उन्हें देना पड़ेगा। इट में also give order
lien which are pending by or against the company. कंपनी तो वही ऑर्डर में also provide for the constitution or against the transferee company or any legal proceeding pending against the transferor company and some consensual incident supplement provision as may the opinion of central government be necessary give effect to the amalgamation. तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेम इंटरेस्ट राइट फॉर कंपेंसेशन. तो इसमें देखते हैं एक मिनट. Every member or a creditor, including the debenture holder of each of the transferor company before the amalgamation shall have, as necessarily as may be, the same interest or rights against the transferee company as he had in a company which was originally a member of the creditor, in case the interest of the rights of such member creditor is against the transferee company is less than the interest in the rights of the against the original company, he shall entitle to compensation to the extent which shall be assessed by such authority as may be prescribed, and every such assessment shall publish in official gazette, and a compensation so assessed shall be paid to the member or creditor concerned transferee company. तो इसमें क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग को मालूम है ना ट्रांसफरी कंपनी एंड ट्रांसफर कंपनी कौन होती है. समझो ट्रांसफर इधर ही लिख लेता हूँ मैं. ट्रांसफरी कंपनी वो होती है जो परचेस कर मतलब समझो कि ये दो कंपनी है एक्स कंपनी और ये वाई कंपनी. कंपनी ये बाय कर रही है और ये कंपनी खुद को सेल कर रही है. देन इसके इन केस में ट्रांस ये कंपनी ट्रांसफरर कंपनी हो जाती है और जो बाइंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी हो जाती है. तो ये पॉइंट में क्या बताया थर्ड पॉइंट में तो थर्ड पॉइंट में यही बताया है कि इन केस समझो जो मतलब जो कंपनी अमालगमेशन होते हुए जो कंपनी जब ये ट्रांसफरी कंपनी में जिस जो भी मेंबर्स थे क्रेडिटर्स थे डिबेंचर होल्डर्स थे ट्रांसफर कंपनी में हर कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स मेंबर्स और डेटर्स कुछ भी सॉरी डेटर्स बोल रहा हूँ क्रेडिटर्स जो इनके जो जिनके इनके जो वैल्यू अमाउंट ऑफ शेयर्स मतलब जो भी इनके जो भी इन्वेस्टेड है उनके पैसे उनके वैल्यू जो भी वैल्यूज रहेगी अदरवाइज जो भी इनके राइट्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए इन ट्रांसफरी कंपनी ऑल्सो. तो ये इधर लिखा है देखो एवरी मेंबर और क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर्स. तो मेंबर क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ईच ट्रांसफरर कंपनी मतलब जो सेल कर रही हो कंपनी की बिफोर अमालगमेशन शैल हैव नियरली सेम इंटरेस्ट मतलब सेम इंटरेस्ट मतलब जो भी राइट्स इंटरेस्ट जो भी रहेगा उनका वो सेम होना चाहिए ट्रांसफरी कंपनी में जो एट द टाइम उनके ट्रांसफरर कंपनी में था. इन केस इन केस किसी एनी किसी एक को भी समझो कि मतलब किसी को एनी वन हाँ समझो एनी वन किसी को भी राइट्स और इंटरेस्ट और राइट्स समझो कम लगे तो वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है एंड ट्रिब्यूनल मतलब जो भी ऑथोराइज इधर लिखा है देखो इन केस द इंटरेस्ट और सच मेंबर ऑफ क्रेडिटर अगेंस्ट ट्रांसफरिंग कंपनी इज लेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट द ओरिजिनल कंपनी ही शैल एंटाइटल टू कंपेंसेशन अप टू दैट मतलब जितना उनका कंपेंसेशन था उतना उन्हें कंपेंसेशन मिल जाएगा
एंड विच शैल बी असेस बाय अथॉरिटी। मतलब समझो कि वही ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी कितना मिलेगा और कितना नहीं। ट्रिब्यूनल वही अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी। तो आई होप ये समझा रहेगा ये पॉइंट। ये तो पूरा नहीं लिखा दे रहा, देख रहा हूँ इधर से आपको लेना पड़ेगा। ये तो लिखना है क्या? चलो लिखते हैं। थर्ड, एवरी मेंबर क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर ऑफ ईच कंपनी, ईच कंपनी ना दोनों कंपनी के, ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर दोनों कंपनी के, shall have same rights or interest against the transferring company, shall have same rights and interest against the transferring company as it as they he had in a transferor company. But if the rights gets affected, he shall be entitled to compensation which shall be assessed by authority. तो नहीं लिख रहा पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द अपील बाय एग्रीड पर्सन ऑन द असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन। तो अभी समझो इधर थर्ड पॉइंट में वो इधर आ रहा है कि समझो इन केस एनी पर्सन जिनको लग रहा है कि उन्हें इक्वल राइट्स और इक्वल इंटरेस्ट मिले नहीं, तो वो पर्सन कौन होता है? तो वो पर्सन नेगेटिव पर्सन हो जाता है, मतलब जिसके साथ अन्याय हुआ है ऐसे लग रहा है उसे। तो वो पर्सन ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकता है कि मुझे मेरे राइट्स एंड इंटरेस्ट कम मिले, तो मुझे वो फिर से दो। तो वो ये पॉइंट बता रहा है, appeal by aggrieved person on the assessment of compensation. Any person aggrieved by the assessment of compensation made by prescribed authority under Section 3 may, within a period of 30 days from the date of publication of such assessment in the official gazette, prefer an appeal to the tribunal, and thereupon the assessment of the compensation shall be made by tribunal. तो वही बताया है। इन केस सेक्शन सब सेक्शन थ्री में लगा कि राइट्स एंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कम मिले हैं, राइट्स एंड इंटरेस्ट कम मिले हैं जो जितने मिलने चाहिए थे उससे, देन वो पर्सन मतलब जो एग्रीड पर्सन है कैन फाइल कंप्लेंट इन अपील टू द ट्रिब्यूनल, फाइल कंप्लेंट नहीं अपील टू ट्रिब्यूनल विद इन 30 days फ्रॉम सच ऑर्डर और कंपेंसेशन, क्या लिखा है इधर, सच एनी सच असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन मेड। तो वो ये पॉइंट बता रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। अभी समझो अभी इसने ट्रिब्यूनल के पास अपील किया है, तो अब ट्रिब्यूनल के पास मतलब जो रिक्वायरमेंट कुछ फुलफिल होनी चाहिए वो फुलफिल कौन सी है, वही रिक्वायरमेंट के बारे में इधर बताया है। तो नो इसमें बोला है कि नो ऑर्डर शैल बी पास अंडर दिस सेक्शन अनलेस, उसमें भी थ्री कंडीशंस है। वन, द कॉपी ऑफ द प्रपोज ऑर्डर हैज़ बीन सेंड टू द ड्राफ्ट ऑफ द ईच कंपनीज कंसर्न, मतलब कॉपी ऑफ ड्राफ्ट बोथ कंपनीज, ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी को
अपीलिएट ने सेंड करनी चाहिए। बी, द टाइम ऑफ प्रिफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 4 हैज एक्सपायर्ड, वेयर एनी सच अपील हैज बीन प्रिफर्ड, द अपील हैज बीन फाइनली डिस्पोज ऑफ। समझो कि जब ऊपर के सेक्शन में से सब सेक्शन 4 में बताया कि विद इन 30 डेज है, बट उसने अपील किया आफ्टर 30 डेज, देन वो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद सी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंसिडर एंड मेड सच नोटिफिकेशन इफ एनी इन ड्राफ्ट ऑर्डर एज इट सीम्स मे डीम फिट in the light of suggestion or objection which may be received by it from any such company within such period as the central government may fix it that behalf, not being less than 2 months from the date of which copy aforesaid received by the company। हाँ, तो अभी जो अपीलिएट सॉरी एग्रीड पर्सन ने कंपनी को ड्राफ्ट भेजा, सॉरी कंपनीज को ड्राफ्ट भेजा, और क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ कंपनीज को ड्राफ्ट भेजा, और समझो कि उन्हें लगा कि सेंट्रल, उसने बाद में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जो कंपेंसेशन उसे मिला है कि कम है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज ड्राफ्ट इशू किया, अदरवाइज मॉडिफिकेशन किया दिया, तो वो कंसिडर कर मतलब वो अपीलेट की ट्रिब्यूनल की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, बट वो विद इन 2 मंथ्स आ जाना चाहिए। तो यही तीन कंडी मतलब यही तीन थिंग्स है, इन केस ये तीन चीज़ें हुई तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर नहीं देगा। पहली चीज़ थी कि वो कॉपी मतलब कॉपी सेंड नहीं की रहेगी ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनीज को। इसके बाद आफ्टर 30 डेज दिया रहेगा, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही चेंजेस कर दिए और कंपेंसेशन बढ़ा दिया रहेगा उसका, तो बढ़ा दिया मतलब जो एग्रीड पर्सन का है उसके हिसाब से दे कर दिया, तो वो इसमें लिखा है। और इसके बाद लास्ट अपना पॉइंट है, copies to be presented to Parliament. The copies of the every single order under this section shall, as soon as may be after it has been made, it will be laid to the each house of Parliament। जो भी कॉपीज आफ्टर अमालगमेशन रहेगी वो पार्लियामेंट में दिखानी पड़ेगी। तो फिर से एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं सेक्शन 271 के, सॉरी 237 के। तो 237 क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अमालगमेशन करने का, इन ऑर्डर टू पब्लिक इंटरेस्ट बचाना है उन्हें। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसमें पहला पॉइंट लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला पॉइंट था, इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट satisfied that it is essential for the public interest that two or more company should amalgamate, then central government may order notified in official gazette to to amalgamate two companies into one। इसके बाद सेकेंड पॉइंट था द कंटिन्यूएशन ऑफ द अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी लीगल प्रोसीडिंग। इनकेस लीगल प्रोसीडिंग रहेगी तो उसका भी इफेक्ट अमालगमेशन में दिखना चाहिए, और वो लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू करनी भी पड़ेगी तो कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट था द सेम इंटरेस्ट एंड राइट्स, दोनों मतलब इनकेस अमालगमेशन हो रहा है तो दोनों मतलब ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, दोनों कंपनी के राइट्स एंड इंटरेस्ट इक्वल होने चाहिए, मोस्टली ट्रांसफरर कंपनी के। तो ट्रांसफरर कंपनी जब सेल करती है तभी उसके जो भी मेंबर्स, क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स से उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट सेम होने चाहिए। इन केस नहीं होंगे तो ट्रिब्यूनल मतलब ऑथोराइज पर्सन रहेगा, वो चेंज कर मतलब अपडेट करके उन्हें बराबर से दे देगा, ऐसे इसमें लिखा है। सॉरी ज़रा सा अलग बोल दिया। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है अपील बाय एग्रीड पर्सन ऑन असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन। इन केस फिर भी कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, देन ही कैन अपील टू द ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज ऑफ सच कंपेंसेशन हैज़ बीन मेड। तो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर दे सकता है कि कंपेंसेशन बढ़ाने के लिए अब क्या करना है, बराबर दिया है कि नहीं।
इसके बाद द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग एन ऑर्डर इन केस द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ट्रिब्यूनल विल नॉट मे नॉट प्रोवाइड शैल नॉट प्रोवाइड ऑर्डर मतलब वही लिखा है नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस ड्राफ्ट उन्होंने सेंड नहीं किया रहेगा जो एग्रीड पर्सन ने कंपनीज को दोनों कंपनीज को और आफ्टर 30 डेज इन्होंने सबमिट किया रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन चेंज करते हो सेटिस्फाइड कर दिया रहेगा पर्सन को एंड लास्ट में है all copies of the order shall be placed in the both the each house shall be laid in each house of parliament तो हो गया सेक्शन 237 इसके